हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश या दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। तो कुछ खास तबसरे इस तरह हैं कि महाराष्ट्र में अभी हाल ही में वहाँ के राज्यपाल भरत सिंह कोश्यारी की तरफ से छत्रपति शिवाजी को महाराज को लेकर के एक टिप्पणी की गई थी, जिस पर काफी शिवसेना की तरफ से काफी हंगामा खड़ा हो गया था, काफी सियासी भूचाल आ गया था। शिवसेना के दोनों धड़े ही इस पर नाराज हो गए थे, यानी उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट दोनों ही इस बात पर आबादा हो गए थे कि राज्यपाल को इस तरीके से भाषण में अपनी ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं कहनी चाहिए, उन्हें अपना बयान वापस देना चाहिए। हालत ये हो गई थी कि उनके वहां से हटाए जाने की मांग भी शुरू कर दी थी दोनों ने। लेकिन अब एकनाथ शिंदे गुट की ही सरकार के एक मंत्री ने, यानी महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के एक मंत्री ने इस तरीके का एक बयान दिया है। मंगल प्रभात लोढ़ा ने, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, बीजेपी लीडर है, लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल हैं, और उन्होंने सतारा में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के एक ऐसी टिप्पणी की है जिससे एक बार फिर से वहां पर सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल सतारा में एक प्रोग्राम के दौरान मंगल प्रभात लोढ़ा ने यह कह डाला कि एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी हिंदू स्वराज के लिए अलग होने का रास्ता अपनाया था, यानी वो भी एक बार जो है राह फरार अख्तियार की थी उन्होंने, एक बार वो फरार हो गए थे। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि जब औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद किया था तो वो वहां से फरार हो गए थे, और ये फरारी उन्होंने महाराष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए खातिर अख्तियार की थी, जिसपे वो कामयाब हुए। तो उन्होंने इसी की मिसाल जो है एकनाथ शिंदे से दे डाली और कहा कि शिंदे को भी इसी तरह से कैद करने की कोशिश की गई थी, मगर वो भाग निकले और उन्होंने आज महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी हुकूमत दे दी। उनके इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे गुट, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट में बड़ा भूचाल आ गया है, बहुत घमासान मच गया है, धरना प्रदर्शन, विरोध और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। 6 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, इसमें धरना प्रदर्शन हो रहा है। बहरहाल इनके लोढ़ा के इस बयान पर इन्होंने आदित्य ठाकरे ने, शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे ने बहुत ही सख्त आलोचना करते हुए कहा कि ये छत्रपति शिवाजी का अपमान है और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अभी जिस तरीके से राज्यपाल बोल रहे थे उसी तरह से सरकार बोल रही है। इससे लगता है कि दोनों के दिलों में छत्रपति शिवाजी के महाराज के लिए कोई भी सम्मान बाकी नहीं है। बहरहाल महाराष्ट्र में कोई न कोई मुद्दा रोज छाया रहता है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उद्धव ठाकरे की सियासी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। उन पर जो है वो ईडी और सीबीआई की जांच का आरोप लगा दिया गया है। इस सिलसिले में मुंबई की से ही जारी खबर के मुताबिक कि शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे को लेकर के एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने जो भी अभी तक जायदाद बनाई है उसमें कोई जायज रास्ता नहीं बताया गया है, और जो उनके पास कमाई का सरकारी स्रोत है या जो अधिकृत स्रोत है उसके जरिए इतनी आमदनी, इतना पैसा कोई जमा नहीं कर सकता, इतनी जायदाद किसी के पास हो नहीं सकती, यानी उनके पास आमदनी से ज्यादा मिल्कियत है। और उन्होंने इस मामले में जो शिकायत की है, उन्होंने इस गौरी भिड़े नाम के शख्स ने इसकी शिकायत की है। उसने सीबीआई ईडी से इसकी जांच की मांग करने को कहा और कहा कि सरकार इसकी सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए कि इनके पास इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने अपने किसी और कारोबार या कोई और अधिकृत स्रोत की घोषणा नहीं की है। इनके पास आमदनी से अधिक जायदाद है तो इसकी जांच की जानी चाहिए। तो इस सिलसिले में हाई कोर्ट में अब 8 दिसंबर को सुनवाई होनी है। तो बहरहाल शिवसेना को लेकर पहले ही से तमाम झंझट और तमाम झगड़ों में गिरफ्तार उद्धव ठाकरे, यानी महाराष्ट्र की सरकार के हाथ से निकलने के बाद उनको तमाम सियासी संकट का सामना करना ही पड़ रहा था। अब एक तरह से फिर वो एक नए संकट में पहुंच गए हैं, यानी वो एक उनकी मुश्किलों का दौर खत्म नहीं हो रहा है।
अब उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी की मांग शुरू कर दी गई है और जोर दिया जा रहा है कि वो इस तरीके की जांच की जाए ताकि पता चले कि उद्धव ठाकरे के पास क्या है। बहरहाल कुछ भी हो, सियासी हलकों में भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई सियासत काम कर रही है, लेकिन यह हकीकत भी है कि अगर ऐसा कोई मामला आमदनी से ज्यादा का है तो उसकी तो जांच होनी चाहिए। बहरहाल 8 दिसंबर को अब इस पर महाराष्ट्र हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। और उधर इंसाफ के लिए 2000 दंगों के शिकार बिल्किस बानो ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए फरियाद की है, अर्जी दाखिल की है कि उनके खिलाफ जिन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उनके सामने ही उनके परिवार के लोगों को मार डाला, उन लोगों को आखिर वक्त के पहले, सजा खत्म होने के पहले रिहा कैसे कर दिया। बहरहाल बुधवार को उन्होंने अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई को भी कह दिया है। तो कोर्ट ने इससे कबल भी जब ये रिहाई का मामला उठा था तो पूरे देश के अंदर एक विरोध की भी लहर उठी थी कि ऐसे जघन्य अपराध के मामले में कैसे छोड़ दिया गया है वहाँ के दोषियों को। लेकिन बहरहाल इनको 15 अगस्त को छोड़ दिया गया था। पिछली 15 अगस्त को सरकार ने, गुजरात सरकार ने किसी कानून के सहारा बताते हुए आधार पर लोगों को ये कह के रिहा कर दिया था कि इन लोगों के चाल चलन चूंकि जेल में अच्छे हैं, जिनके जेल में चाल चलन अच्छे होते हैं उनको रिहा करने का सजा से समय पहले छोड़ा जा सकता है। तो इस आधार पर छोड़ दिया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी बताया था तमाम दलीलें देते हुए कि उसने केंद्र सरकार की भी मर्जी का इसमें पता किया था। तो बहरहाल बिल्किस बानो ने अब इस मामले को फिर से अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की है कि वो इन मामले को फिर से इस पर नजरसानी करे, गौर करे कि इन लोगों को कैसे छोड़ दिया गया। इतना जघन्य अपराध मेरे साथ हुआ और मैं उसकी गवाह हूँ, उसके बावजूद ये लोग सही चाल चलन पा करके इन लोगों को छोड़ दिया है। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, उसमें क्या क्या दलीलें पेश होंगी, क्या नहीं पेश होंगी, और ये केस आगे बढ़ेगा और बिल्किस बानो को इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बहरहाल इस पर अब सभी की निगाहें लगी रहेंगी। और उधर बंगलौर से खबर के मुताबिक कर्नाटका हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर पाबंदी हटाए जाने की दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके बाद से कोर्ट के इस आदेश के बाद से इस पर PFI पर पाबंदी लागू रहेगी। और इसके अलावा देश के मशहूर न्यूज चैनल NDTV के रवीश कुमार ने चैनल से अलविदा कह दिया है। रवीश कुमार को लेकर ये NDTV जिस हद तक मशहूर था वो किसी से छिपा नहीं है कि रोज लोग उनके प्राइम टाइम को सुनते थे और लोग इंतजार करते थे। वैसे NDTV में सभी प्रोग्राम अच्छे आते थे और आम चैनलों से हट करके उनकी एक पहचान थी। लेकिन बहरहाल अब इस पर अडानी समूह का जल्द ही कब्जा होगा, वो अधिग्रहण करेंगे और वो ही इसके मालिक होंगे। और इसमें इस चैनल अब नए शक्ल से इस चैनल को शुरू किया जाएगा तो उसमें क्या तब्दीलियां आएंगी या सारे प्रोग्राम उसी तरह से चलेंगे, देखने लायक होगा। लेकिन बहरहाल इसके मालिक रहे प्रणव राय और राधिका राय ने भी इससे पहले अपना इस्तीफा दे दिया है और नए डायरेक्टर्स की तकर्री भी हो गई है। जल्दी ही चैनल शुरू किए जाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन बहरहाल रवीश कुमार को NDTV ने जो पहचान दी थी या NDTV को रवीश कुमार ने जो पहचान दी थी वो हमेशा लोग याद रखेंगे। बहरहाल अब रवीश कुमार एक नए सिरे से क्या पारी शुरू करेंगे ये भी देखने लायक होगा। और उधर मुंबई की एक विशेष अदालत ने दाऊद इब्राहिम और उनके सहयोगियों से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, साबिक वजीर नवाब मलिक की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। और इसके बाद नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनको जमानत नहीं पाने से अभी जेल ही में रहना पड़ रहा है। और उधर कुछ खबरें विदेशों से भी। काबुल से मिली एक खबर के मुताबिक एक धार्मिक स्कूल में जबरदस्त विस्फोट से 10 बच्चों की मौत हो गई, 10 छात्रों की मौत हो गई। अभी किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन वहां के सरकारी जराये ने कहा है कि पता किया जा रहा है कि वाकया कैसे पेश आया, किस आतंकी संगठन का हाथ है।
लेकिन कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में काबुल में जब से सरकार आई है तब से जो है इस तरह के हालात बने हुए हैं, और यहाँ पर जो है इस तरीके के हालात कब क्या हो जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल लोगों में दहशत है। एक बार फिर से जो है वही अफगानिस्तान में सरकारी मामला लेकर के जो है लोगों में तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई है कि सरकार की नरमी और कोताही की वजह से आतंकी संगठन सक्रिय हैं और लोगों को इसका शिकार होना पड़ रहा है। और इसके अलावा चीन ने बुधवार को साफ तौर पर कहा है कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यानी सीमा पर भारत अमेरिका के सैन्य अभ्यास को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने इसकी मुखालफत की है और कहा है कि ये बीजिंग और नई दिल्ली के बीच सीमा समझौते का सीधा उल्लंघन है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसने इसको फौरन रोके जाने की मांग की है। चीन ने कहा है कि एक दूसरे के संधि के हिसाब से एक दूसरे के देश की सीमा का आदमी को ख्याल करना चाहिए, और इस तरह की जो सैन्य अभ्यास किया जा रहा है वो चीन के मफाद यानी चीन के हित के विरोध में है। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे रूबरू होंगे कुछ नए तबसरों के साथ। नमस्कार, आदाब।